चलिए ध्यान दीजिए इधर बेटा। एलसी ऑसिलेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर सपोज करो इस मोबाइल को मैं स्विच ऑफ करके रख दूं, है ना, और 1 महीने के बाद मैं उसको ऑन करूं, तो जो वो डेट एंड टाइम है वो कौन सी बताएगा? जब मैंने स्विच ऑफ किया था वो तब की, या फिर जब मैंने ऑन किया है तब की? जब ऑन किया है तब की। मतलब तुमने हालांकि पावर सप्लाई बंद कर दिए थे, मगर एक चीज़ है, घड़ी जो है अंदर चालू थी अभी भी। आपके मन में यह आया होगा शायद सर वो बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं हुई ना, इसलिए वो बैटरी से सप्लाई लेते बैठा होगा, मगर ऐसा भी नहीं है। जैसे आपको शायद मालूम हो कि बहुत पहले जो फ़ोन्स आते थे, स्क्रीन टच फ़ोन्स आते थे, वो रिमूवेबल बैटरीज़ के साथ आते थे, है ना। छोटे वाले तो मैं स्क्रीन टच फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। जो सादा वाला अभी भी जो सैमसंग का, नोकिया का जो सादा वाला फ़ोन है, उसमें अगर एक बार बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, है ना, उसकी अगर बैटरी एक बार निकल गई, तो फिर भैया आप देखते हैं कि आप जब वापस बैटरी इंसर्ट करते हैं तो वापस से आपको डेट एंड टाइम रीसेट करना पड़ता है। बट इन द केस ऑफ अदर मोबाइल्स जो बीच में आए थे, उसके अंदर आप अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मतलब बैटरी को आप रिमूव कर देते हैं और वापस इंसर्ट करते हैं, तो आपको फिर से टाइम, डेट और टाइम सेट करना ज़रूरी नहीं था। उस वक्त का जो वो करंट डेट एंड करंट टाइम प्रॉपरली बताता था। इवन आपके पास जो लैपटॉप है, घर में लैपटॉप होगा तो लैपटॉप भी बैटरी से कनेक्टेड होगा, है ना। जब आप बैटरी को रिमूव कर देंगे, तब भी आप देखेंगे कि भैया रिमूव करेंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसको साइड में रखो, वापस आप उसको इंसर्ट करो, आप क्या देखेंगे, फिर भी, है ना, वापस जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ बैटरी को, तो वो करंट डेट और करंट टाइम बताता है। अरे चल ठीक है, बैटरी का छोड़ो, पीसी अपना, पीसी में तो कोई बैटरी नहीं आती ना। पीसी में जो अपना रहता है उसमें कोई बैटरी नहीं आती, आप स्विच ऑफ करते ना, कई बार स्विच ऑफ करते आप, भाई काम हो गया आपका, पीसी पे आपने स्विच ऑफ कर दिया, अपने घर के अंदर जो टीवी होता है, एलईडी टीवीज़ होता है जो टाइम डेट बताता है सब, वो आप स्विच ऑफ करते, प्लग बाहर निकाल लेते, कोई सोर्स ऑफ पावर सप्लाई नहीं है ना, कोई सोर्स ऑफ पावर सप्लाई नहीं है। मगर आप मान लो 1 महीने के लिए बाहर गए, तो 1 महीने के बाहर गए, फिर वापस घर पे आया, आपने स्विच ऑन किया, तो क्या आपको टाइम और डेट फिर से रीसेट करना पड़ता क्या? वो तो करंट डेट करंट टाइम बताता है ना। मतलब अंदर कुछ तो ऐसा खेल है जो लगातार चालू है, कुछ तो खेल ऐसा है जो बिना पावर सप्लाई के लगातार चालू है। अब वो खेल क्या है वो देखना है हमको अभी। तो ये खेल का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जिसको जो हार्ड बोलेंगे, उसका जो प्रोसेसर है, ये एलसी ऑसिलेटर या एलसी ऑसिलेशन। यहाँ क्या करते हैं बेटा, देखो सीन क्या होता है यहाँ पर। ऑसिलेशन में क्या होता है, ऑसिलेशन क्या मतलब आगे पीछे ऐसा घूमने को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। क्या सीन होता है, मैं 5 स्टेजेस में बता रहा हूँ। मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, आपके पास एक क्या है, कैपेसिटर है, जिसके पर कैपेसिटी C है, चार्ज Q है। अगर इस स्टेज पे मैं पूछूं कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप कहेंगे हाफ Q²/2C, है ना। तो Q²/2C, ये आप इसकी बोल सकते हैं पोटेंशियल, या फिर 1/2 CV², ये भी आप बोल सकते हैं। अलग अलग किस्म के बहुत सारे, हमें 3 फॉर्मूले हमारे पास है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी है, और ये पूरी तरह से स्टोर्ड है। मान लो ये अपने मैक्सिमम चार्ज के ऊपर है अभी फ़िलहाल, कितने चार्ज पे है, +Q चार्ज पे। और अब ऐसा है कि जैसे ही आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल की कैसा है, ओपन है। जैसे ही मैं की क्लोज करूँगा, तो यहाँ सीन क्या होगा कि यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है दौड़ते हुए जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के पास। यहाँ पॉजिटिव चार्जेस होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। नेगेटिव चार्जेस होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्सिस में है। अब पॉजिटिव चार्जेस बोलते हैं भैया मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ तो बीच में क्या है, इंसुलेटिंग गैप होता है, एक तो हवा होती है, आपके प्लास्टिक या लकड़ी कुछ डाला होता है, तो यहाँ से तो वो जा नहीं सकते, उनको जो दूसरा रास्ता मिलेगा वहीं से जाएंगे। अब यहाँ तो लंबी सी खाई है, कोई बात नहीं, मगर ये तो रास्ता है ना। तो जैसे ही आपने ये की को क्लोज़ किया, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हुए इधर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हुए इधर जाएंगे तो अपना करंट कैसा फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सेकंड सीन में बताया गया कि भैया जैसे ही हमने की को क्लोज़ किया, तो भैया अब यहाँ पर
धीरे धीरे करके चार्जेस खाली होते जा रहे हैं, और यह मत खोल, धीरे धीरे चार्जेस खाली होते जा रहे हैं, और भैया वो करंट में कन्वर्ट हो गया और वो दौड़ता हुआ इधर आ रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो सादे वायर से भी कनेक्ट कर सकते थे अपन, मगर देखो अगर मैंने इसी सिचुएशन को मैंने ऐसा कनेक्ट किया होता तो इसमें क्या फ़र्क होता और अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें क्या फ़र्क है। अगर मान लो इसी तरह का अरेंजमेंट होता, ये की को मैं क्लोज करता, जैसी कट करके की को क्लोज करता था, यहाँ सेम सीन होता था कि इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हुए जाते थे, इसके साथ अटैच होते थे, और एक स्टेज होता था कि ये न्यूट्रलाइज हो जाता था, है ना, और उसके बाद सारा मामला शांत, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना, एकदम आराम से, एकदम यहाँ पर एकदम आराम से तो नहीं, बहुत तेज़ी से करंट जाएगा एकदम, और कुछ 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद मैं देखूंगा पूरी शांति, कुछ मसला नहीं, कोई करंट कहीं भी फ्लो नहीं हो रहा, है ना। जो हुआ वो वहाँ पर आके आपका अटैच, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दौड़ते हुए गए और यहाँ के पॉजिटिव चार्ज से कंबाइन हुए और वो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। अमजद, तो अब ये यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गए इस चीज़ को लेकर। तो भैया देखो, ये अगर सादा वायर कनेक्टेड होता तो ऐसा होता था। किस सिचुएशन में होता था? अगर सादा वायर कनेक्टेड होता तो, मगर ये इंडक्टर कनेक्ट करने की वजह से ना, ये मेन खासियत यही है कि इंडक्टर कनेक्ट करने की वजह से ये साइकिल ख़त्म नहीं हो रही, ये बार बार रीजनरेट हो रही। पहला फ़ायदा कि साइकिल ख़त्म हुई क्या? नहीं, ये बार बार रीजनरेट हो रही। दूसरा फ़ायदा क्या है यहाँ पे? दूसरा फ़ायदा ये है यहाँ पर कि ये जो प्रोसेस होता है वो एकदम रैपिडली नहीं होता, बस कनेक्ट की थड़ वगैरह चले गए इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं होता, ये आराम से जाता है। बोले ये कैसे? देखो तुम सीन को समझो। मान लो जब अपन एक काम करो, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, अपन पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को कंसीडर करते, कन्वेंशनल करंट को कंसीडर करेंगे, समझने में आसानी आएगी। तो हम लोग इमेजिन करके चलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस इधर से फ्लो होते हुए जा रहे हैं, है ना। जब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से फ्लो होते हुए जाएंगे तो क्या होगा? पहले यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? बोले कुछ भी नहीं। फिर जैसी की क्लोज किए तो क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करने लगा, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करने लगा, यानी यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होने लगा। पहले करंट कुछ भी नहीं था, बाद में करंट आने लगा। अब करंट आने लगा तो क्या साथ में लेकर आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अरे भैया पहले कुछ भी जब की ओपन था, यहाँ से कितना करंट पास हो रहा था? कुछ भी नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना था? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। जैसे ही आपने की को क्लोज किया, क्या हुआ? करंट यहाँ से पास होने लगा, उसने साथ में क्या लेकर आया? मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लेके आ रहा है तो मतलब इसका यहाँ से गुजरने पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो इस इंडक्टर में क्या पैदा हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ। वो क्या करेगा? इस मोशन को अपोज करेगा। तो जब ये करंट यहाँ से आने की कोशिश करेगा तो वो उसे क्या करेगा? अपोज करेगा, वो आने नहीं देगा उसको। मतलब ये प्रोसीजर क्या हो जाएगा? थोड़ा स्लो हो जाएगा, है ना। वो जो एकदम रैपिडली हो गया था, अब वो यहाँ क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अब वो धीरे 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 करके जाएगा, ऐसा, है ना। धीरे 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 करके ऐसा करके चला जाएगा यहाँ पर, है ना। अब ऐसा है कि फिर एक वक्त आएगा, एक सिचुएशन आएगा कि यहाँ से पूरे चार्जेस खाली हो जाएंगे। अब कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो जाएगा? ज़ीरो, है ना। मगर करंट का फ्लो बंद नहीं होगा, बोले क्यों ऐसा? देखो मान लो जब आखिरी चार्ज इससे छोड़कर जा रहा होगा, अब आखिरी चार्ज जब इस एरिया को या इस कॉइल को छोड़ के जा रहा होगा, वो अपने साथ में क्या लेके जा रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी? कम। और ये हर हाल को क्या करता? अपोज। अब वो बोलेगा अरे यार ये तो जा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे छोड़ के जा रहा है, अरे मुझे वो चाहिए, तू कहाँ जा रहा है, मत जा। अब बोले नहीं, मैं तो नहीं रुकने नहीं वाला है ना। वो बोला कि मैं तो नहीं रुकने वाला, मैं तो जाऊँगा ही। बोले भाई ठीक है, उसको तो और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वो क्या करेगा? फिर इधर से लेकर आएगा, इधर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा या इधर के पॉजिटिव चार्जेस को खींचेगा, मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर वो खींचेगा, है ना। तो अब देखो ये वर्क कर रहा है ना, तो वर्क करने के लिए जो कैपेसिटी, जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आई? शुरुआत में इंडक्टर में तो कुछ था नहीं, तो बोले ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ना, वो पूरी की पूरी यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और उस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? हाफ ऑफ एल
आई स्क्वायर। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर बोलते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। आई बात समझ में। तो अब ये क्या कर रहा है, इसके पास क्या आ गई, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ से चार्जेस और खींच खींच के निकाल रहा है, खींच खींच के निकाल रहा है ना। वो नहीं चाह रहा कि भैया ये जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कम हो जाए। तो करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए वो क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ से खींच खींच के निकाल रहा है, यानी करंट अभी भी फ्लो हो रहा है। और फ्लो होते होते सिचुएशन क्या हो जाएगी फिर, ये तो पहले जीरो चार्ज हो चुका था ना, मगर अभी भी उसने मोशन चालू ही रखा चार्जेस का। तो एक सिचुएशन ये हो जाएगी कि नीचे के आप प्लेट पर देखेंगे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो गए और ऊपर क्या हो गया, निगेटिव चार्जेस जमा हो गए, है ना। अच्छा, ये फ्लो कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये पूरी की पूरी यहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये फ्लो चलता रहेगा। फिर चलो भाई ठीक है, अब जैसे यहाँ की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गई, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई। यानी कि 1/2 एल आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर बोलो, Q²/2C बोलो, जो बोलना है बोलो। तो जब ये आपका ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो अब ये इसकी ताकत देखो, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या होगी, सेम। तो ये अब और ज़्यादा क्या चार्जेस को इधर पुश नहीं कर पाएगा। अब ये और ज़्यादा चार्जेस को पुश नहीं कर पाएगा तो अब ये अपनी मैक्सिमम लेवल ऑफ चार्ज पे पहुंच जाएगा, यानी Q अमाउंट चार्ज पे पहुंच जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, फॉर द फ्यू माइक्रो सेकेंड मामला शांत रहेगा। फॉर द फ्यू माइक्रो सेकेंड मैंने बोला है ना, फॉर द फ्यू माइक्रो सेकेंड मामला शांत रहेगा कि भाई जितना भर सकते थे भर दिया, यहाँ पर हो गया काम। अब वापस क्या होगा, वापस से साइकिल इधर चालू हो जाएगी फिर, है ना। जितना तुम इधर पॉजिटिव चार्जेस को ढकेल सकते थे आपने, है ना, आपने ढकेल दिए, आपने यूँ करे पूरा ढकेल दिया, बस है कि नहीं। अब क्या होगा भाई, जैसे ही थोड़ा मामला शांत हुआ, है ना, यहाँ से अब जैसा इंड्यूस करंट यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और वो और ज़्यादा चार्जेस को नहीं ला पाया, अब यहाँ से और ज़्यादा चार्जेस को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कैपेसिटर बोलता है बस अब नहीं होना, हो गया, पेट भर गया, है ना। वो बोलता है अरे नहीं जी, लो जी और जी लो और लो, है ना। नहीं बोले अब तो बस बिल्कुल, आपने सीधा हाथ ही पकड़ लिया, बोले बिल्कुल नहीं होना, बोले अब तो, है ना, उसको बाजू वाले को डालो, जो भी करना है इधर मत डालो, है ना। अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, फ्लो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब फ्लो स्टॉप हो गया, है ना, फ्लो ऑफ चार्जेस स्टॉप हो गया, करंट स्टॉप हो गया, इंड्यूस ईएमएफ जीरो। अब फिर मामला फिर से शांत हो गया, इसका इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो गया। फिर ये क्या देखेगा, अरे ये पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन, हमें क्या चाहिए, करंट। अब भाई क्या होगा, फिर दोबारा पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से ऐसा फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे, है ना। जब दोबारा पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करेंगे, है ना, यहाँ से करंट आएगा, अपने साथ क्या लेके आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या काम करेगा, आपके दो काम करेगा। पहले तो प्रोसेस को क्या करेगा, स्लो करेगा, एकदम रैपिडली यहाँ पर आके ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। अब बाद में जब ये प्रोसेस स्लो करेगा, यहाँ धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज निकल के आके निगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन होंगे, न्यूट्रलाइज होते जाएंगे, कंबाइन हो गए, न्यूट्रलाइज होते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पर निगेटिव चार्ज से मिल लिए, है ना, और यहाँ पर टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं, अब कैपेसिटर कोई मेहनत नहीं करेगा चार्जेस को ढकेलने में। यहाँ कौन मेहनत कर रहा था, कैपेसिटर। वो बोल रहा था कि ये भाई मेरे को नेगेटिव चार्जेस चाहिए, तो ठीक है ढकेलो पॉजिटिव चार्जेस को इधर, या करंट को ढकेलो इधर, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, बोलेगा बस खत्म, मामला खत्म। मगर इंडक्टर बोलेगा नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, है ना, अभी प्रोसेस चालू रखो। बोले अब बोले प्रोसेस कैसे चालू रखेंगे, अब तो बोले खत्म होगा, मैं तो नहीं ढकेल सकता, मेरी एनर्जी खत्म। कोई बात नहीं, वो क्या करेगा, वो चार्जेस को खींच के लेके आएगा। उसको नहीं पसंद ना, हर हाल में क्या करता है अपोज, है ना, कि भैया आपने बोले कि ठीक है आपको नहीं चाहिए ना खाना, है ना, हम ठीक है हाथ अपना रोक देते, ठीक है, अरे नहीं नहीं डालो, वो भी डालो, ये पीस डालो, वो डालो, सब डालो, है ना। अब वो क्या करेगा, वो खींच के लेकर आएगा। तो फिर से ये चार्जेस को खींच के लेके आएगा, पॉजिटिव चार्जेस को खींच के लेकर आएगा, और यहाँ जमा करते रहेगा पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ नेगेटिव चार्जेस। तो तुमने अगर नोटिस किया होंगे यहाँ क्या हो रहा, चार्जेस का ऑसिलेशन, इधर गया मैं उधर गया, जाने कहा मैं किधर गया। तो बार बार ऐसा इधर उधर इधर उधर ये क्या कर रहा है, चार्जेस ऑसिलेट कर रहा है ना। अब देखो तुमको नहीं लगता जब ये चार्ज ऐसा बार बार ऑसिलेट करेगा तो ये इंडक्टर
अपने आजू बाजू बार बार क्या करेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के कारण इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, सामने एक और कॉइल लगा देते हैं। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड सामने वाले कॉइल पे असर डालता है ना। बार 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 ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड चलता रहता है। तो अब ये सामने वाले कॉइल पे देखो, ये आगे पीछे ऐसा ऐसा ये चलता रहेगा अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, थ्योरेटिकली अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता रहेगा। और जब ये लगातार चलते रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। देखो एक वक्त आएगा यहाँ से जब करंट गुजरेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगी। फिर जब ये करंट मैग्नेटिक यहाँ जीरो हो जाता है ना, ये चार्ज जीरो हो जाता, फिर उसके बाद और ये करंट लेके आता। तो मगर एक वक्त ऐसा आता कि देखो जब ये इधर से कैपेसिटर को क्या कर रहा था, जब डिस्चार्ज कर रहा था, कैपेसिटर को क्या कर रहा था, डिस्चार्ज कर रहा है, तब इसमें से करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। और जब करंट को वो कैपेसिटर को जब वो चार्ज करता है, देखो यहाँ था कैपेसिटर चार्ज, इसने इसको क्या किया, डिस्चार्ज, फिर दोबारा क्या किया, चार्ज, फिर क्या किया, डिस्चार्ज, फिर वापस से क्या करा, चार्ज। तो ये चार्ज और डिस्चार्ज का गेम चलते रहता है। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होके जाता है, दर 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 एकदम पूरा तेज़ी से करंट जाता है, दर दर पूरा ऐसा करंट जाता भागते हुए यहाँ से तेज़ी से, तो उस वक्त ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता। और जब वहाँ पर से जब यहाँ पर जब देखो जीरो हो गया, अब वापस से चार्ज कर रहा, तो वो प्रोसीजर अब क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लो, तो अब थोड़ा लेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होते रहता है यहाँ पे। तो अब ये क्या होता है कि करंट की जो डायरेक्शन और वैल्यू बार बार कम ज़्यादा हो रही, इसके वजह से उसके रास्ते में पर एक इंडक्टर कनेक्ट रख देते हैं यहाँ पर एक और ये इंडक्टर जब एक और कनेक्ट होता है तो ये जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर असर डालता है तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता। मतलब ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, कभी ये प्लस ये माइनस, कभी ये प्लस, है ना। एक बैटरी की तरह जैसा कि वहाँ हो रहा है वैसा हो जाता। और ये वायर को अपन कनेक्ट करते हैं हमारे घड़ी से, है ना, एक कनेक्ट करते हैं घड़ी से, जिसको अपन बोलते हैं सीमॉस बैटरी। तो देखो क्या होता है, जब भी नया मोबाइल लेते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप मोबाइल लेते हैं या फर्स्ट टाइम जब मैन्युफैक्चर होता, जब फर्स्ट टाइम असेंबल होता, जब अभी तो जब सब टेस्टेड आ जा रहे, मतलब चालू करते हो और सब वो टाइम पहले से सेट रहता। मान लो फैक्ट्री में जब पहली बार मोबाइल सेट हुआ होगा और उसने एक बैटरी रहती, सीमॉस बैटरी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सीमॉस बैटरी। तो सीमॉस बैटरी में ये सर्किट रहता है। तो जब वो पहली बार इंस्टॉल होता, सीमॉस बैटरी इंस्टॉल हुआ, फिट हुआ, हो गया सब ठीक, अब वो ऑन करता। तो जब वो पहली बार ऑन करता ना, तो वो एक बार टाइम सेट कर देता, और अब जैसे ही वो ऑन हुआ, यानी की को क्लोज कर दिया आपने और ये प्रोसीजर चालू हो गया। वो थियोरेटिकली स्पीकिंग ये प्रोसीजर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता रहेगा। मैंने क्या बोला, थियोरेटिकली स्पीकिंग, है ना। ये प्रोसीजर कब तक चलेगा, अनलिमिटेड पीरियड, क़यामत तक थियोरेटिकली वो, ऐसा मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, थियोरेटिकली स्पीकिंग। तो ये क़यामत तक प्रोसीजर चलता रहेगा, मतलब ये आपकी घड़ी क़यामत तक चलती ही रहेगी, वक्त आपको सही बताते रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बैटरी भी निकाल के रख दो, जब तक कि ये सर्किट सलामत है आपको सही चीज़ देते रहेगा। मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या, नहीं। हम जब भी कोई मोबाइल लेकर आते हैं, जैसा मोबाइल एक आधा होगा आपके पास, बहुत पुराना मोबाइल होगा, अगर मेरे पास अभी एक जियोनी का मोबाइल है ना, जियोनी का, अब जियोनी के तुमको याद भी नहीं होगा कोई ब्रांड, याद है, बहुत पहले एक जियोनी का मोबाइल आते थे कंपनी, हाँ। तो अभी जो जियोनी का मोबाइल मेरे पास मोबाइल है, अभी भी सही सलामत चलता हूँ, मसला नहीं, बस वो उसकी स्क्रीन फुटी हुई है, इससे भी डेंजर है, तो स्क्रीन फुटी हुई सब वो है, मगर चलता हो, बेहतरीन चलता, बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक है। बस एक प्रॉब्लम है, डेट और टाइम बहुत पीछे का बताता हूँ। तो डेट और टाइम बहुत पीछे का बता रहा, अब वो क्यों बता रहा है ना, क्योंकि वो ख़राब नहीं हो, मतलब ख़राब भी हो सकते। मेन फैक्टर क्या है कि देखो, हमने ये जो चुनते ना इंडक्टर, ये जो वायर, आइडियली ऐसा वायर होना चाहिए जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, यानी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में, मैग्नेटिक एनर्जी, पूरी की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी क्या में, इलेक्ट्रोस्टैटिक बार बार कन्वर्ट होना चाहिए, एनर्जी का ज़रा सा भी लॉस होना नहीं चाहिए। मगर ऐसा है कि तुमको मालूम है, ऐसा कोई वायर नहीं है जो ज़ीरो रेजिस्टेंस वाला हो, कहीं ना कहीं वो हल्का फुल्का ही सही रेजिस्टेंस ऑफर करता ही है, रेजिस्टेंस ऑफर करता ही है। तो भैया इस कारण से यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता ही है। हमारे जो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा सर्किट डिज़ाइन किया कि एनर्जी के लॉस को जितना हो सके कम से कम करने की कोशिश किया उन्होंने। इसीलिए जो एनर्जी का लॉस है
या वक्त में जो कमी आपको, जो घड़ी देखते हो पीछे चल जा रही, वो आपको कई सालों बाद नज़र आती है ना। अभी भी मेरे पास जो पुराना लैपटॉप है लेनोवो का, 2022 की डेट बताता हूँ, है कि 2022 की डेट एंड टाइम वो बताता हूँ पूरा, तो 2 साल पीछे चल रहा हो तो भी। तो अभी ये देखो, ये बहुत सालों बाद, मतलब वो तो तकरीबन समझो 7-8 साल पुराना लैपटॉप है, वो उससे भी ज़्यादा शायद से पुराना वाला लैपटॉप है। अभी मैं उसको ऑपरेट करूँ अगर, अभी ओपन करता हूँ उसको, अंजर पंजर ढीले उसके, मगर चलता अच्छे से। तो जब उसको ओपन करता मैं, तो वो अभी भी मेरे को 2 साल की पुरानी डेट बताता हूँ, डेट टाइम वो सब उसके हिसाब से बताता। तो क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त गुजरा है ना, ये एनर्जी लॉस ज़्यादा होते गया, एक वक्त ऐसा आ गया कंसिडरेबली लार्ज एनर्जी लॉस हो गया, और वो आपको फिर नज़र आने लगा। यहाँ पर चीज़ें आई समझ में। अब देखो यहाँ पे आपको कितने यहाँ का कैसा एसी सिग्नल चाहिए आपको, वेरी लो फ्रीक्वेंसी का चाहिए या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का एसी सिग्नल चाहिए, वो आप बना सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो या डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे? ये जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, उसका फॉर्मूला होता है 2π√LC, वही जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना। अगर आप देखो इंडक्टर लगाते हो, आप कैपेसिटर लगाते हो, आप बोलते हैं मैंने ये फलाना वैल्यू का इंडक्टर लगाया, मैंने फलाना वैल्यू का कैपेसिटर लगाया, अब जरा पता लगाओ तो भैया यहाँ जो सिग्नल जनरेट हो रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये फॉर्मूले से आप उसको पता लगा सकते हैं। इस टॉपिक में 2 मेन फॉर्मूले, एक ये और एक ये जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, और वो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। 2 ही प्रॉब्लम है, मैं 2 प्रॉब्लम करा दूंगा अभी, है ना। ठीक है, लाइटली लेके चलना उसको, बहुत ज़्यादा फोकस मत करना इसको, ठीक है। चलिए किसी ने वो प्रिंट कराया नोट्स? अभी है राइट नाउ? टैब बंद हो गया सर। इसमें मैंने ट्रांसफ़र किया था कि नहीं पता नहीं मुझको। चलो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इन पिकोफैरेड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इन पिकोफैरेड, कॉमा, विच विल, इधर ध्यान दो रे बेटा, विच विल make 101.4 microhenry inductance to oscillate with frequency of 1 megahertz of 1 megahertz। तो आपको पिको फैरेड में कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, नोट डाउन करिए। मुझे सबसे पहले यहाँ पर दी गई है इंडक्टेंस 101.4 माइक्रो हेनरी, 101.4 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। इधर ध्यान दो, दैट इज इक्वल्स टू 1.014 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी। अप्रोक्सीमेशन में इसको मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी।
फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपको? 1 मेगाहर्ट्ज, 10⁻6 हर्ट्ज। कैपेसिटेंस आपसे पूछा गया, कैपेसिटेंस आपसे पूछा गया। F = 1/2 पाई √of LC। F = 1/2 पाई √of LC। मुझे C की वैल्यू चाहिए। F² = 1/4 पाई स्क्वायर LC। C = 1/4 पाई स्क्वायर L × F²। तो C = 1/4 पाई स्क्वायर यानी 9.87 होता, वो अप्रॉक्सीमेट में 10 पकड़ सकते अपन। L कितना है आपके पास? 10⁻⁻4 और F कितना है आपके पास? 10⁻6। ये हो जाएगा आपका 1/4 कितना होता है? 0.25। ओके, और मैं ये -6 को ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है ना, तो 10⁻12 हो जाएगा। तो 10⁻−12 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा और ये कितना हो जाएगा? 10⁻−3। Therefore C = 250 × 10⁻−12 फैरेड, यानी C = 250 पिको फैरेड। ये मैंने अप्रॉक्स में कैलकुलेशन निकाला। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ इसका जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आया हुआ है वो आया है 249.7 पिको फैरेड आया हुआ है ना। ये इसका एग्जैक्ट है। और इसमें एग्जैक्ट में क्या करना पड़ेगा? L की वैल्यू 1 जो डाला मैं, वो 1.014 ही डालना पड़ेगा। F की क्या होता है पाई की वैल्यू, वो जो है अपने 9.87 ही डालना पड़ेगा, तब जाके। मगर आप जब सॉल्व कर रहे हैं, देखो बोर्ड में जब स्टेट बोर्ड में सॉल्व कर रहे हैं तो ये बता के करो कि ये मेंशन करो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डाल रहे हैं आप, ये बता के करो आप। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया, यहाँ पर आप चीज़ को ऐसा मेंशन करो, सिंस π² इज़ अप्रॉक्सीमेशन में इक्वल टू 10। तो ये चीज़ें बता के करो आप, तो उसके मार्क्स मिल सकते। फिर नहीं तो तुम डायरेक्ट करेंगे, बंदा घबरा जाएगा तुमने करे क्या। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बट कुछ रहते जैसे कभी कभार किसी और को दे दिए पेपर सॉल्व चेक करने के लिए, तो इन दैट सिचुएशन हो सकता है वो। नेक्स्ट, आवाज़ नहीं। A 10 microfarad capacitor is charged with a 50 volt source supply, full stop. Then source supply is removed. And the capacitor is connected. Across an inductor. एक मिनट, मैंने दो क्वेश्चंस को मिक्स कर डाला। सप्लाई इज $25 50 वोल्ट नहीं, 25 वोल्ट।
the battery is disconnected. The battery is disconnected and a pure 100 millihenry coil is connected across the capacitor, so that LC oscillation are set up. Full stop. Calculate maximum current in the coil. तो एक 10 माइक्रोफैरड है कैपेसिटर है, उसे चार्ज किया गया है अप टू 25 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, और उसको जो चार्ज किया है अप टू द पोटेंशियल ऑफ, फरजान सीधा बैठ, 25 वोल्ट। बैटरी को आपने उससे मतलब चार्ज हो गया कैपेसिटर, उस बैटरी को उससे डिस्कनेक्ट किए। अब कैपेसिटर को काय से कनेक्ट किए? इंडक्टर से, जो कि अपन ने एलसी ऑसिलेशन में किए थे। और 100 मिली हेनरी मतलब इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100 मिली हेनरी, यानी कि 0.1 हेनरी है ना। मिली का 10⁻³ देंगे तो 0.1 हेनरी। तो उसने बोला कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, आई मैक्स, वो पता लगा। तो वेरी सिंपल, आप क्या करने वाले हैं, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करने वाले हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी से। तो 1/2 CV² इज इक्वल टू 1/2 LI²। 1/2 कैंसिल। C कितना है बेटा? 10⁻⁻5। V कितना है? V का स्क्वायर क्या होगा? 625। या फिर एक काम करो, उसको ऐसे ही रहने दो, 25 का स्क्वायर। इंडक्टेंस कितना है बेटा? 0.1 इंटू I²। तो देखो ये कितना हो जाएगा? I² इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10⁻⁻2। I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर्स। ये हो गया I की वैल्यू, 0.25 एम्पियर्स। सब स्टेट बोर्ड के एनसीईआरटी में नहीं है, ये न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है ये, बट मैं फिर भी इंतज़ार करूँगा सिलेबस जब वो डिक्लेयर होगा, कि पिछली बार ये डिलीटेड सिलेबस था एलसी ऑसिलेशन। इस बार क्या रहेगा नहीं रहेगा, अभी श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। तो अभी थोड़ा जानकारी रखने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, पुरानी एनसीईआरटी में है, नई एनसीईआरटी में नहीं है। अभी चेक किया मैंने, नहीं है वो। अगला क्वेश्चन दे रहे हो, ये आप सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे। क्या बायो का? वो निकाला बायो वर्ड? ये क्यों ले रहा हाथ में? बंद पड़ा हुआ है। एक और दिखाना मुझको, अच्छा लगा, मैं बोला चलो ले लेते हैं। क्यों, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जा रही क्या? अगला क्वेश्चन कुछ इसी पैटर्न का है। चश्मा लगाने से आदमी ना बुद्धिजीवी नहीं हो जाता। A 100 microfarad capacitor is charged with a 50 volt supply full stop. Then source supply is removed
then source supply is removed and the capacitor is connected across an inductance as a result of which 5 ampere current flows through inductance, as a result of which 5 ampere current flows through inductance, full stop. Calculate the value of इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करिए। मतलब पिछली बार क्या दिया था तुमको, इंडक्टेंस की वैल्यू देकर करंट पूछ लिया था, इस बार तुमको करंट की वैल्यू देकर इंडक्टेंस पूछ रहा है। करो फिर सॉल्व, आप ही करो, बताओ क्या आएगा आंसर। करेक्ट, 10⁻⁻2 यानी 0.01 हेनरी। कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैरेड, 10⁻⁻6 फैरेड, 10⁻⁻4 फैरेड। V की वैल्यू 50 वोल्ट, मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर, इंडक्टेंस पूछा गया। फिर वही खेल, UE इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, UB, हाफ ऑफ CV स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ LI स्क्वायर, हाफ और हाफ कैंसल, 10⁻⁻4 V का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, ये 2500, L निकालना है, I का स्क्वायर यानी कि 25, (0.01 हेनरी। एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, मैं स्टेट बोर्ड वालों को बोलूँगा, सिर्फ हल्का फुल्का ध्यान दे दो यार, कोई इस पर ध्यान देने की खास फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है चोक कॉइल का। वो टेस्टर में अपन बोलते हैं ना, चोक कॉइल होता है आपके ट्यूबलाइट में होता है अक्सर। अब तो चीज़ें LED फेलेडी आ गया तो इतना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो पुराने जो ट्यूबलाइट्स आते थे अपने, है ना, तो उसमें वो होता था चोक कॉइल। नहीं, वो तो टेस्टर एक अलग चीज़ है, वो पूरा एक वो बक्सा रहता ना था, बॉक्स बीच में लगा हुआ है ना, तो उसके अंदर वो रहता सिस्टम रहता उसके अंदर। चोक कॉइल क्या होता है, कुछ खास नहीं बेटा, एक आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, और उसके ऊपर क्या करते हैं, आप बस वायर को ऐसा, कॉपर वायर को ऐसा लपेट लेते, इंसुलेटेड कॉपर वायर भैया, इंसुलेटेड कॉपर वायर को आप इस पर बस इस तरह से लपेट लेते हैं। तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है चोक कॉइल। अगर मान लो ये ट्यूबलाइट है आपके पास, आप इसे कनेक्ट करते हैं AC सोर्स से। मान लो ट्यूबलाइट का रिक्वायरमेंट है 110 वोल्ट का, और आप क्या दे रहे हैं उसको, 220 वोल्ट, है कि नहीं। तो अब ऐसा है, रिक्वायरमेंट सिर्फ कितने की है, 110 की, आप कितना दे रहे हैं उसको, 220। मसला क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ट्यूबलाइट फूट जाएगा। अपने को क्या है, सिस्टम को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है। तो वही बोलेगा सर सबसे अच्छा रेजिस्टर लगा दो, मगर रेजिस्टर लगाने में एक प्रॉब्लम क्या है ना, रेजिस्टर क्या करता है, पावर का लॉस ना करता है, मतलब हीट लॉस करता है वो, यानी एनर्जी को हीट के फॉर्म में
एमिट कर डालता बाहर और बची कुछ एनर्जी को फिर आप आगे पास करते हैं, है ना। मिसाल के तौर पे चलो ठीक है, मैंने आपको चाय ला के दिया भाई, ये लो भाई चाय पियो, है ना। घर पे आए आप मेरे बाकायदा, मैंने बोला चलो बेटा आओ ठीक है काम वाम चलो जो भी है ना। तो भैया मैं चाय ला के दिया, अब बोले सर नहीं, बोले कि हमको सर सिर्फ आधी कप चाय चाहिए, है ना। अब मेरे पास 1 कप चाय थी, अब मैंने बोला आधी कप चाय चाहिए आपको, मैं अगर आधी कप चाय बाहर ऐसे फेंक दूँ, हाँ ये ले, तो ऐसा दिल को ऐसा दुख जाएगा ना एकदम, अरे सर वेस्टेज क्या करे, आपने दूसरे कप में डाल देना, कोई और पी लेता था, है कि नहीं। तो भैया फेंकना सही नहीं है ना। आप कम करो मगर उसको कहीं और स्टोर करके रख लो, है ना। तो वैसी सिचुएशन क्या हो गई, यहाँ पर आपने कनेक्ट किया क्या, इंडक्टर, जिसको आप कहते हैं चोक कॉइल, है ना। वो क्या करता है, आप देखो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है ना यहाँ पे, वो करंट जिसका वैल्यू कम ज़्यादा हो रहा, वो मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा साथ में, कम ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ क्या पैदा हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो करंट के फ्लो को क्या करता, अपोज करता। तो भैया अब वो सूटेबल वैल्यू का आप इंडक्टर लगाएंगे जो क्या करेगा, आपको 220 को बराबर 110 बना के देगा। और इसी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, चोक कॉइल बोलते हैं। बस दैट्स इट, बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा कुछ इस पर ध्यान दो मत, है ना। नोट्स में मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिया। हाँ एक बार बता दूं मैं कि यहाँ पर आर यहाँ पर लो होता है, रेजिस्टेंस चोक कॉइल का लो होता है, इंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, एल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वो किस लिए हाई होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पिडेंस हो। इम्पिडेंस क्या होगा, √R² प्लस XL², ये इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है। XL का फॉर्मूला क्या होता है, ω/L, है ना। अगर L ज़्यादा, XL ज़्यादा, इम्पिडेंस ज़्यादा। अच्छा R किसका रेजिस्टेंस है, ये ट्यूबलाइट का, जिससे है ना। अब देखो ट्यूबलाइट में तो भाई वो गैसेस भरी रहती थी, अपना सादा वाला बल्ब देंगे टंगस्टन फिलामेंट, तो उसका रेजिस्टेंस R है। आई बस में, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ चोक कॉइल, बस इतना इनफ है। अब एक ही टॉपिक बचा, दैट इज़ ट्रांसफार्मर, वो कल देखेंगे।